यहां पर ये तस्वीर देखिए, संजय मेसन सर बार बार हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कीव की तरफ जब आगे बढ़ती हैं और वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये कहते हैं कि ये तोपे, ये टैंक, आज मेरे महल पर भी हमला किया गया, बाहर एक मिसाइलें गिरी। कई और वीडियोस आ रहे हैं जहां पर यूक्रेनी फौजी वो मिसाइलें लेकर खड़े हुए। क्या कीव पर खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूरी दुनिया पूछ रही है, कब तक बचेगा ये कीव? कीव पे खतरा तो काफी अभी हद तक बहुत आगे बढ़ चुका है। अभी कीव का आइसोलेशन तकरीबन कंप्लीट होने वाला। आइसोलेशन मतलब पूरे शहर का हर डायरेक्शन से घेराबंदी। ये टैंक्स हर डायरेक्शन से आ रहे हैं और अभी लेटरल मूवमेंट होगा, मतलब पूरी जितनी भी रोड्स हैं उनको भी वो घेर लेंगे। तो एंट्री और एग्जिट यूक्रेनियन फौज का या यूक्रेनियन मिलिशिया का बाहर से किसी का आना या जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब सवाल होता है ये अटैक कैसे होगा। ये है जो लड़ाई है अभी फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया है, इसमें हर डायरेक्शन से अटैक नहीं होगा, तकरीबन 3-4 डायरेक्शन से अटैक होगा और उसके अंदर आप फुटहोल्ड लेंगे कुछ बिल्डिंग्स के अंदर और धीरे धीरे इसको पड़ेंगे। ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि उधर भी एंटी टैंक ऑब्स्टिकल्स वगैरह लगे हैं, म्यूचुअल सपोर्ट होगा। वहां पर उन्होंने कई घरों के अंदर घुस के बंकर्स बनाए होंगे, अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। तो इस लिहाज से ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी, इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया सबसे कठिन लड़ाई होती है और इसी प्रकार ये अभी लड़ाई चल रही है। लेकिन पीके श्रीवास्तव सर, ये टैंक, ये गरजते हुए टैंक जब हमें नजर आ रहे हैं और रूसी टैंक खासतौर पर जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी ताकत, उनकी क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में जब जेलेंस्की अपनी आवाम को हथियार देते हैं और बार बार हमारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर जो यूक्रेनी लोग हैं कीव में, जो थोड़े बहुत ही बचे हैं, वहां पर उनके पास हथियार है, क्या इन टैंकों का जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं इनसे लड़ने की क्षमता उनके पास है? या जो बात आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर वहां से रिटेलिएशन होगा तो अब भीषण तबाही की तरफ दुनिया बढ़ रही है? देखिए, जहां जो हथियार उन्होंने दिए हैं अपने नागरिकों को, वो तो स्मॉल आर्म्स में कैटेगरी में आते हैं जी। उनसे टैंक का सामना करना मुश्किल होगा। लेकिन जो बात जनरल साहब कह रहे हैं और मैं भी कहना चाहूंगा, वो ये अर्बन एरिया का जो वॉरफेयर होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है जी। उसमें आप किसी बिल्डिंग पर बैठे हैं, आपका शोल्डर फायर एंटी टैंक वेपन है, जैसे जैवलिन है, जैसे बाकी दूसरे वेपन है, उनसे आप डैमेज कर सकते हैं और इसमें हमेशा बहुत टाइम लगता है। लेकिन यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहां तक रूस का सवाल है, इनको चेचेनिया का एक्सपीरियंस है, उसमें इंगेज रहे, ये टाइम लंबा लगेगा। लेकिन कीव को अगर रूस गिराना चाहेगा और जिस तरीके की बात आ रही है नाटो की तरफ से कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे नो फ्लाई जोन को लेकर के या किसी भी मिलिट्री पर्सनल को ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे, तो इसमें कीव एक अकेले कीव को लड़ना है। वहां पर यूक्रेन को, वहां पर कीव को बचाना, जहां इतनी घेराबंदी हो चुकी है और उसकी फौजें और जगह भी फंसी हुई हैं। आप देखिए, उसकी फौजें खार्किव में फंसी हुई हैं, ज़ेपोरिज़िया में फंसी हुई हैं, ईस्टर्न साइड में उनकी फौजें लड़ रही हैं रूसी फौजों से और इस तरह से उनकी ताकत कम हो जाती है। नहीं तो एक सवाल से संजय मेसन सर ये भी आता है, देखिए ये मैप भी बार बार हम दिखा रहे हैं, सीज फायर हुआ है कहां पर, ये मारियोपोल भी हम दिखा रहे हैं, दोनों जगह हम दिखा रहे हैं। क्या रूस भी स्ट्रेटजी वाइज अब थोड़ा स्मार्टली खेल रहा है? क्योंकि अगर आपने नो फ्लाई जोन की बात आई नेटो की तरफ से, उसकी वजह ये भी है कि वो भी लोगों को मानवता के आधार पर निकलने की इजाजत दे रहा है। तो एक तरफ युद्ध आप बढ़ा रहे हैं, एक तरफ की घेराबंदी कर रहे हैं, यूक्रेन को कस रहे हैं, दूसरी तरफ आप जब सीज फायर करते हैं, इनके मायने क्या है? और उसके बाद जब हम रिएक्शन भी देखते हैं, अमेरिका कहता है कि अगर आप युद्ध रोक देते हैं सैंक्शन हट जाएंगे, फ्रांस में मैक्रोन आपसे बात करने के लिए आते हैं, तो क्या यूरोपियन कंट्रीज भी इस युद्ध से बचना चाह रही हैं और रूस इस बात को समझ रहा है? देखिए, यूरोपियन कंट्री इस लड़ाई को बिल्कुल एस्केलेट नहीं करना चाहेगी क्योंकि अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे पूरी दुनिया के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे पहला इसका परिणाम यूरोप के लिए ये होगा। यूरोप के लिए सवाल उठता है कि सिर्फ सीज फायर इन 2 इलाकों में क्यों है जी? ये वो इलाका है जो शुरू से बाय एंड लार्ज रशिया के कंट्रोल में था, डॉनबैस का इलाका, और ये जैसे मैंने पहले भी बताया ये रोस्तोव प्रोविंस है रूस का, तो ये वहां के जाएंगे। अब देखना ये लड़ाई खत्म करनी है या बढ़ानी है, क्योंकि रूस का मुद्दा क्या है। मेरा सोच विचार ये है कि जिस प्रकार ये पूरे इलाके में और कीव तक सेना पहुंच चुकी है, सीज फायर काय के लिए करनी है? क्या वहीं से निकाल लें, या तो हर जगह से शरणार्थी और जो इंडियन स्टूडेंट्स को निकालना है, या सीज फायर इसलिए भी किया जाता है कि बातचीत का माहौल क्रिएट किया जाए